हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज PR 304 सब्जेक्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, एस्टिमेटिंग में तृतीय वर्ष के छात्र पढ़ेंगे साइंटिफिक कॉस्टिंग सिस्टम के बारे में। यह है यूनिट संख्या 2 का 2.3 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक कॉस्टिंग सिस्टम एंड प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, कॉस्टिंग क्या होती है और कॉस्टिंग का उद्देश्य क्या होता है और कॉस्टिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। कॉस्टिंग एलिमेंट्स में जो मुख्य बातें हैं वो रॉ मटेरियल है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं जो रॉ मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस हैं। बात आती है एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस को हम प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट या क्लासीफाइड नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमको प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस करना पड़ता है, एक एनालिसिस करनी होती है उसकी कि उस कंपनी में वर्ष में, साल में कितना खर्चा होगा, जो कि हम कॉस्टिंग के में जोड़ नहीं सकते हैं, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, उसको ओवरहेड्स और एक्सपेंसेस के फॉर्म में जोड़ा जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप शुरू के फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में ही, बिजनेस के शुरुआत में ही उसको हम जोड़ करके एक एवरेज पाएगा, एक पर एवरेज निकाल करके एक परसेंटेज हम कॉस्टिंग के टाइम उसमें कॉस्ट में ऐड कर दें। क्योंकि कोई बिजनेसमैन अपना नुकसान सह करके या जेब से कोई पैसा लगा कोई बिज़नेस नहीं करता है। जब भी बिज़नेस करता है तो जो भी पैसा उसे लगाया होता है या जो भी उसके खर्चे होते हैं, ओवरहेड्स होते हैं, सबको कस्टमर से ही वसूला जाना होता है। परंतु उसको हम डायरेक्ट कस्टमर से ना वसूल करके उसको ओवरहेड से एक्सपेंसेस के नाम पे ऐड करके, एक परसेंटेज में ऐड करके या प्रॉफिट ऐड करके उसको हम कस्टमर से वसूल कर लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक कॉस्टिंग सिस्टम क्या है, किस प्रकार से कस्टमर से वसूलना है, पैसे लिए जाने हैं, रिकवर करा जाना है, और उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट तैयार किया था, उसको स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक कॉस्टिंग सिस्टम, द कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए जॉब और ए सर्विस साइंटिफिकली। जो भी हम कॉस्टिंग करते हैं उसको साइंटिफिकली कैलकुलेट किया जाना चाहिए और उसमें हर वो खर्चे आ जुड़ जाने चाहिए कि जो कि हमने उस जॉब को, प्रोडक्ट को बनाने में किए हैं या अपना बिजनेस रन करने में जो एक्स्ट्रा खर्चे लगाए हैं, सबसे के सारे खर्चे कॉस्टिंग में जुड़ जाने चाहिए और उनकी रिकवरी कस्टमर से ही बस की जानी चाहिए। तो कॉस्टिंग का उद्देश्य, सिंपल उद्देश्य है टू प्रेजेंट कॉस्ट और कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल, टू एंश्योर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ बजट्स, टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस वेस्टेज, टू हेल्प चैनलाइज प्रोडक्शन ऑन राइट लाइन्स। कॉस्टिंग में इस बात का बहुत ध्यान दिया जाता है कि कॉस्ट तो रिड्यूस हो और कॉस्ट कंट्रोल भी हो और कोई भी वेस्टेज ना हो, मिनिमम वेस्टेज में काम हमारा हो जाए, जॉब प्रोड्यूस हो जाए, जॉब प्रोडक्शन जो बजट है उसके अंदर जॉब तैयार हो जाए। इन सारी बातों को ध्यान रखते हैं कॉस्टिंग सिस्टम के लिए। ज़रूरी है हमको कॉस्टिंग को साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, साइंटिफिक तरीके से जोड़ करके ही हम कॉस्टिंग करते हैं। Scientific approach means the radical changes in the approach to solve the problems regarding work and managerial control. सब तरफ से तो कंट्रोल करना है, मैनेजरियल रूप पे भी देखना है, लेबर को ध्यान रखना है, हर तरह से उसकी अप्रोच हमारी प्रॉपर और पॉजिटिव होनी चाहिए जिससे कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वर्क किया जा सके। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर इज़ एन एसेंशियल आस्पेक्ट। और मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो भी एक्चुअल कॉस्टिंग या साइंटिफिक कॉस्टिंग किया जाना संभव नहीं हो पाता है। कारण ये होता है कि अगर मैनेजमेंट बिगड़ गया या लेबर बिगड़ गई तो लेबर वर्क नहीं करेगी, वेस्टेज ज़्यादा करेगी, फिर मैनेजमेंट भी उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगा और जॉब की कॉस्ट भी अधिक आएगी, ओवरहेड्स खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह से हमको ध्यान रखना होता है। साइंटिफिक कॉस्टिंग करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। Following are some essential and easily identifiable cost of doing the business and contribute to your overheads. जो भी ओवरहेड्स हैं, जो भी खर्चे किए जा रहे हैं कंपनी के मालिक के द्वारा, एंटरप्रेन्योर के द्वारा, उन सारे खर्चों को कॉस्ट में जोड़ना, कॉस्टिंग करते समय उसकी लागत निकालना और उसको किस प्रकार से उसमें ऐड करना है, किस प्रकार से कस्टमर से वसूल करना है। जैसे कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कस्टमर से डायरेक्ट ले नहीं सकते, जैसे हम फैक्ट्री मालिक ने बिल्डिंग बन ली हुई है, किराए पे ली है, चाहे खुद का घर लिया हुआ है, लेकिन उसका रेंट पे कर रहा है, नहीं पे कर रहा, तब भी उसको कॉस्टिंग में दिखाया जाना चाहिए कॉस्टिंग करते समय। और उसके हिसाब से जो ओवरहेड्स हैं, वो भी खर्चे हैं, उसको भी दिखाया जाना चाहिए और उसको दिखाने से उसकी एक परसेंटेज उसके अंदर ऐड करके उसको रिकवर किया जा सकता है। रेंट ओवरहेड्स इन्वॉल्व्स द कॉस्ट ऑफ ए वर्क प्लेस टू वर्क इंक्लूडिंग परसेंटेज ऑफ मॉर्गेज इंटरेस्ट और रेंट एंड यूटिलिटीज़।
जो भी यूटिलिटीज़ प्रयोग में लाई जा रही हैं, लाइट, हवा, पानी, ये सब का भी खर्चा हम ऐड करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस तैयार करते हैं, उनमें से इसको एक परसेंटेज के रूप में कॉस्टिंग में ऐड करके उसको रिकवर करते हैं। क्योंकि ये खर्चे भी हैं जो हो रहे हैं, लेकिन कस्टमर से डायरेक्ट हम मांग नहीं सकते हैं, रॉ मटेरियल में ऐड नहीं कर सकते हैं, लेबर में ऐड नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं और उससे उसकी वसूली करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या है हमारा रेंट, ओवरहेड्स, यूटिलिटीज़। If you are using your own home, you still should add in a cost of for rent because you are actually using a certain percent of your living space for your business and should therefore take 2% of cost as a overhead। जो भी आप ले रहे हैं, जो भी बिल्डिंग या प्रेमाइसेस आपने लिया हुआ है, भले ही आपका खुद का हो, लेकिन उसका एक रेंट के रूप में कुछ परसेंटेज में ऐड किया जाना चाहिए, चाहे आप रेंट पे कर रहे हो अथवा नहीं। Utilities, heat, light, gas, water, trash removal, figure the same percentage as you took for the rent unless you can figure these cost exactly। या तो बिजली का बिल आ रहा है तो उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट जोड़ सकते हैं, पानी का बिल आ रहा है वो जोड़ सकते हैं, नहीं जो भी यूटिलिटीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उन सबका भी खर्चा उसमें हम एक्सपेंसेस में ऐड कर सकते हैं। इक्विपमेंट परचेज, कोई परचेज इक्विपमेंट परचेज किया है बिजनेसमैन ने, एंटरप्रेन्योर ने, फैक्ट्री मालिक ने, तो उसमें जो टूल्स इक्विपमेंट्स हैं उनका डेप्रिसिएशन भी हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में परचेज़ किया गया है, तो ये सारे खर्चे, उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट, सारी चीज़ उसके अंदर ऐड करी जाएंगी। द टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स विल नॉट फॉर लास्ट फॉर एवर, दे रिप्रेजेंट एन इन्वेस्टमेंट, ए पोर्शन ऑफ दिस कैपिटल गुड्स कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन योर ओवरहेड ईच ईयर एज एवरी रियल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। हर साल उसके जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो रही है उसको ऐड करना है, उसको ओवरहेड्स में खर्चे में दिखाना है, क्योंकि 10 साल 15 साल बाद मशीन पुरानी हो जाती है तो उसकी वैल्यू जीरो कम होती लग जाती है धीरे धीरे, तो उसका भी जो हमको लॉस हो रहा है वो सब भी हमको ओवरहेड्स में खर्च करके दिखाना होता है। यू मे डेप्रिशिएट और टेक अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ दिस ईच ईयर ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन और इक्विपमेंट। यू मे ऑल्सो हैव टूल्स विच मस्ट बी रिप्लेस्ड एट सर्टेन इंटरवल्स। हर 10-15 साल बाद मशीन बदल देते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, नए डेवलपमेंट्स हो जाते हैं, तो इन सब बात को ध्यान में रखते हुए ओवरहेड्स में इन सब खर्चों को जोड़ दिया जाता है। इक्विपमेंट रिपेयर, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द एनी इक्विपमेंट और कंप्यूटर इज एन एक्सपेंस नीडेड टू कीप प्रोडक्शन गोइंग। मशीन चलती है, डैमेज भी होती है, मेंटेनेंस भी करानी होती है, मेंटेनेंस का स्टाफ भी रखना होता है, इक्विपमेंट रिपेयर कराने होते हैं, तो इन सब बातों को भी हमको एज ए एक्सपेंसेस ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस के फॉर्म में इसको ऐड किया जाना चाहिए कॉस्टिंग के समय। ये सब साइंटिफिक कॉस्टिंग सिस्टम के एक सिद्धांत हैं, इनको जरूर ऐड करना चाहिए। ये नहीं ऐड करेंगे तो बिजनेस को लॉस होगा और हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है एक्चुअल कॉस्टिंग नहीं हो पाएगी। ऑफिस सप्लाइज, यू विल सर्टेनली नीड ऑफिस सप्लाइज टू कैरी ऑन योर ओन बिजनेस, एनवेलप्स, लेटरेज, स्टेशनरी, बिजनेस कार्ड्स, पैकिंग स्लिप्स, pen, pencil, computer, paper, printer, cartridge, software, disk, and any other consumable supplies and tools. Also, any cleaning supplies to keep your office and your work area clean. All of these are overheads. ये डेली के खर्चे हैं, डेली हमको यूज़ करने पड़ते हैं। पेन, पेंसिल, कार्ट्रिज, जो कि हम कहीं दिखा ही नहीं सकते, कस्टमर से मांग ही नहीं सकते कि भैया हमारा खर्चा दे दो, कार्ट्रिज डलाई है ना। कंप्यूटर का पेपर यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, ये सारे खर्चों को भी हम एज ए ओवरहेड हम जोड़ देते हैं कॉस्टिंग करते समय कॉस्टिंग में। शिपिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल, यू मस्ट ऑल्सो कंसिडर ऑल योर शिपिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल सच एज बॉक्सेस, टेप, लेबल्स, टिश्यूज, बैग्स एटसेट्रा। ट्रैवल एक्सपेंसेस, इफ़ यू आर अवे फ्रॉम होम ओवरनाइट और लॉन्गर और सेल्स, एजुकेशन, प्रमोशन और फॉर द कॉन्फ्रेंस, इंक्लूड योर फूड एंड हाउसिंग एक्सपेंसेस। हमारे एम्प्लॉइज़ जाते हैं, फैक्ट्री के एम्प्लॉइज़ जा रहे हैं, कहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, सेल्स वाले जा रहे हैं, उनकी फूडिंग लॉजिंग का खर्चा कंपनी दे रही है, तो ये सब क्या है, ये भी ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, इनको भी हमको कॉस्टिंग में ऐड करना होता है। प्रोफेशनल फ़ीस है, हमने लॉयर को फ़ीस पे करी है, टैक्स कंसल्टेंट्स को फीस पे करी है, टैक्स भर रहे हैं, प्रोफेशनल फ़ीस पेमेंट फॉर द सर्विस ऑफ एन अकाउंटेंट, लॉयर, टैक्स प्रिपरेशन फ़ीस, एनी अदर कंसल्टेंसी फ़ीस जो हम पे कर रहे हैं, ये सब भी हमको कस्टमर से ही लेनी होती है, तो हमको इसको भी एज ए ओवरहेड कंपनी को रन करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है, इसलिए एज ए ओवरहेड इसको ऐड करना होता है। ये सब साइंटिफिक कॉस्टिंग सिस्टम के सिद्धांत हैं।
बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट, जो मनी हमने लगाई है, जो कैपिटल अपने घर से पूंजी लगाई है, उसका बैंक का खर्चा देना हो रहा है, इंटरेस्ट हम कर दे रहे हैं, लोन लिया हमने उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमारी खुद की मनी अगर बैंक में रखते हैं उसका हमको ब्याज मिलता, उस ब्याज का नुकसान हो रहा है। ये सारी बातों को ध्यान में रख के हम उसको भी अपनी कॉस्टिंग में ऐड करते हैं। द मंथली चार्जेस द बैंक माई मेक्स टू मेंटेन योर अकाउंट, करंट अकाउंट होते हैं उनको मेंटेन कर मंथली चार्जेस पे करने होते हैं। एंड ओवरड्राफ्ट चार्जेस होते हैं if you have borrowed money to set up your business and to buy the initial equipment or upgrade equipment, then the interest cost is another overhead expenses। ये सभी खर्चे होते हैं, इसको हमको ओवरहेड्स में ऐड करने होते हैं और एक्सपेंसेस के फॉर्म में दिखाना होता है। ऑटोमोबाइल एक्सपेंसेस, if you use your car or van to deliver merchandise, pick up supplies and or going to and from craft shows, then the cost of your gas and mileage is also an overhead expenses। Insurance premium, cost of any special business coverage such as property and inventory coverage, business interruption, legal liability, etc. Non-productive services, one essential overhead is the cost of your labor is doing all and non-productive work involved in running the business. You must seek the sources of supplies, place orders, pay bills, keep track of your paperwork, time spent in talking to customers or potential buyers। जो नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट के वर्कर हैं उनको भी सैलरी पे करनी होती है, उनसे भी डिलीवरी मैन का काम कराना होता है, लेबर का वर्क कराना होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ऑफिस स्टाफ है, पियोन है, साफ़ सफाई के लिए कर्मचारी हैं, सब भी क्या है इनको रखने होते हैं। तो ये सब के भी खर्चे, इनकी सैलरी सब क्या होना होता है नॉन प्रोडक्टिव सर्विसेज में, इनको हम ऐड करके ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं। अगर ये सब खर्चे हम ऐड नहीं करेंगे तो साइंटिफिक कॉस्टिंग सिस्टम का उद्देश्य ही नहीं पूरा होगा और ना ही हम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करवा पाएंगे, निकाल पाएंगे। अब बात आती है ये खर्चे निकाले कैसे जाएं, इन खर्चों का कैसे रिकवर किया जाए कस्टमर से। डायरेक्ट उससे हम मांग नहीं सकते हैं तो इसको हम एक्सपेंसेस में दिखाते हैं। तो एक्सपेंसेस दिखाने के लिए क्या करना होता है, हमको एक विशेष प्रकार का स्टेटमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट या जो ओनर होता है एक एक्सपर्ट के द्वारा तैयार करवाता है। इसको हम प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का प्रपत्र तैयार किया जाता है, वर्ष भर में कितना खर्चा होगा। मान लीजिए बिल्डिंग का रेंट हम 20,000 रुपये महीना दे रहे हैं तो साल भर खर्चा 2,40,000 रुपये बिल्डिंग का रेंट हो गया। अदर एक्सपेंसेस हमने ट्रैवल अलाउंसेज है, कंपनी को बोनस देना है, एम्प्लॉयज़ को बोनस देना है, स्टाफ की सैलरी है, नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट के स्टाफ की सैलरी है। ये सारे खर्चों को हम जोड़ लेते हैं, शुरू के स्टार्टमेंट में एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। कितनी स्याही लगेगी, कितना पेपर लगेगा, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, ये सब भी एक्सपेंसेस हैं, अनुमानित लगा लिए जाते हैं। इसके अलावा अनुमानित खर्चे जो भी हैं ऑफिस सब रॉ मटेरियल्स के वेस्टेज जो हैं, एडिशनल सप्लाई के लिए जो पैकिंग मटेरियल्स है ना, कंप्यूटर है, कंप्यूटर के मेंटेनेंस चार्जेस हैं, बिजनेस का जो हमारा कंसल्टेंसी फीस है, इनकम टैक्स में कितना पे करना है, कितना डेप्रिसिएशन होगा मशीनों का, इन सब चीज़ों को एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस तैयार कर लिया था शुरू में ही और फाइनेंशियल ईयर में, और फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में तैयार करके अनुमान लगा लिया था कि लगभग इतना साल भर का जो हमारा ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस में पैसा खर्चा होगा। फिर उसका एक परसेंटेज निकाल करके हर चीज़ में, हर जॉब में, हर जॉब की कॉस्टिंग करते समय एक डिफिनिट परसेंटेज 10% या 20% उसमें हम हर जॉब में ऐड करते जाते हैं ताकि कॉस्टिंग को फाइनल कर दें और हमारी जो ओवरहेड्स खर्चे हैं, एक्सपेंसेस, सारा खर्चा निकल जाए। इसके लिए जो प्रपत्र तैयार किया था उसको हम स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। कंपनीज प्रिपेयर एन इनकम समरी एंड एन इनकम स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, और उसके बाद वर्ष के अंत में शुरू तैयार किया जाता है प्रिपरेशन एक्सपेंसेस। उसमें देख लिया जाता है कि क्या शुरू में बनाया था और कितना लॉस हुआ या क्या प्रॉफिट हुआ, ये सब चीज़ें भी ध्यान में रख करके तैयार कर ली जाती हैं। वाइल एन इनकम समरी इज क्लियरिंग अकाउंट यूज टू क्लोज इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड, एंड इनकम स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट compiled based on the accounting records of income statement accounts recorded earlier during the period। हर पीरियड के शुरुआत में इसको अर्लियर पहले से तैयार करके रख लिया जाता है। इन अदर वर्ड्स एन इनकम समरी रिसेट्स द बैलेंस ऑफ इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू जीरो फॉर नेक्स्ट पीरियड रिकॉर्डिंग, और फिर हम अकाउंट को वापस नए तरीके से हर साल नए तरीके से तैयार करते हैं। वेयर एज एन इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट द बैलेंसेस
ऑफ इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स टू शो करेंट पीरियड परफॉर्मेंस। इस प्रकार से जो भी हमारी परफॉर्मेंस आ रही है बिजनेस की, वो सारी चीज़ें हमको इससे स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस तैयार करके पता कर ली जाती हैं। ये आप इससे एक नॉर्मल एग्जाम्पल दिया हुआ आपके सामने। ओवरहेड्स बजट्स हैं, बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी है, इनडायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट इतने डॉलर में दी हुई है, इनडायरेक्ट लेबर 40,000, सुपरवाइजर सैलरी 1,00,000, रेंट 80,000, यूटिलिटी 40,000। तो ये सब स्टेटमेंट इस प्रकार से स्टेटमेंट तैयार कर लिए जाते हैं। रेवेन्यूज़ कितनी हैं और एक्सपेंसेस कितने होंगे, इनकम टैक्स कितना पे करना है, इस तरह से शुरुआत में ये स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस से तैयार करके बिजनेस में कर दिया जाता है, जिससे हम कॉस्ट रिकवर करें और साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट कर सकें। थैंक यू।